पृथ्वी सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रदान करती है, लेकिन हर किसी के लालच को नहीं। महात्मा गांधी की ये शब्द आज की हमारी चर्चा के लिए मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तैयार करते हैं। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही विशाल प्रोजेक्ट पर गहराई से नजर डालने वाले हैं जहां विकास की महत्वाकांक्षा और प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण के बीच एक गहरा द्वंद्व नजर आता है। ग्रेट निकोबार द्वीप मेगा प्रोजेक्ट। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। 80,000 करोड़ की मतलब एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है ये। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक पावर प्लांट और जो सबसे चौंकाने वाली बात है, 3.5 लाख से ज्यादा लोगों के लिए एक पूरी नई टाउनशिप बनाने की योजना है। 3.5 लाख? हाँ, और हमारी आज की जो चर्चा है वो मुख्य रूप से आउटलुक पत्रिका में छपे एक काफी विस्तृत खोजी लेख पर आधारित है। उसका शीर्षक है ग्रेट निकोबार, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक नरसंहार। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन कह सकते हैं इस परियोजना के अलग अलग पहलुओं को देखना है। इसका पर्यावरण पर क्या असर होगा, वहाँ के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी समुदाय, उन पर क्या असर पड़ेगा, सरकार जो रणनीतिक दावे कर रही हैं वो कितने सही हैं, आर्थिक रूप से ये कितना व्यवहारिक है, और शासन मतलब गवर्नेंस से जुड़ी जो चिंताएं हैं, इन सब का एक आलोचनात्मक विश्लेषण करना। और ये विश्लेषण मुझे लगता है न सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम होगा, जहां ऐसे मुद्दे सीधे पूछे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मेंस के लिए तो बहुत ही जरूरी है। हाँ, बल्कि हर उस जागरूक नागरिक के लिए भी महत्वपूर्ण है जो देश के भविष्य, पर्यावरण, इन सब चीजों के बारे में सोचता है। सही कहा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस जटिल और कहना होगा संवेदनशील मुद्दे की परतें खोलते हैं। सबसे पहले जरा इस प्रोजेक्ट के स्केल को समझते हैं। कल्पना कीजिए, लगभग 166 वर्ग किलोमीटर का घना प्राचीन उष्णकटिबंधीय वर्षावन। हाँ, ये वो जंगल हैं जो लाखों सालों में बने हैं। बिल्कुल, उन्हें काटकर एक पूरा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जोन बनाया जाएगा। इसमें जो एक मुख्य चीज है वो है गलाथिया खाड़ी में बनने वाला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। जी हाँ, और इस पोर्ट का लक्ष्य रखा गया है सिंगापुर और कोलंबो जैसे जो बड़े ग्लोबल हब्स हैं ना, उनको टक्कर देना। इसके अलावा एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। ग्रीनफील्ड मतलब बिल्कुल नई जमीन पर? हाँ, बिल्कुल स्क्रैच से। ये नागरिक और शायद मिलिट्री दोनों इस्तेमाल के लिए होगा। फिर बिजली के लिए एक 450 मेगावाट का पावर प्लांट भी है। लेकिन जो आंकड़ा सबसे ज्यादा मतलब चौंकाता है वो नई टाउनशिप का है। 3.5 लाख से ज्यादा लोग। ये तो द्वीप की जो अभी की आबादी है करीब 1700 के आसपास। हाँ, 1761 ऐसा कुछ आंकड़ा है। उसका लगभग 200 गुना है। ये वाकई यकीन करना मुश्किल है। सरकार इसके पक्ष में क्या कह रही है, मतलब क्या तर्क है? सरकार का जो मुख्य तर्क है वो रणनीतिक है, स्ट्रेटेजिक। देखिए, ग्रेट निकोबार द्वीप जो है वो मलक्का जल डमरू मध्य यानी मलक्का स्ट्रेट, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। हाँ, बिल्कुल। उसके बिल्कुल मुहाने पर है। तो सरकार कहती है कि ये भारत की जो इंडो पैसिफिक रणनीति है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि ये पोर्ट बनने से भारत की जो निर्भरता है विदेशी ट्रांसशिपमेंट हब्स पर वो कम होगी, और हवाई अड्डा कनेक्टिविटी तो बढ़ाएगा ही, साथ में मिलिट्री के लिहाज से भी अहम होगा, और रोजगार पैदा होंगे, इलाके का विकास होगा। ये सब दावे तो हैं ही। लेकिन यहीं पर एक बुनियादी सवाल उठता है ना, ग्रेट निकोबार की जो लोकेशन है मुख्य भूमि से इतनी दूर, उसका इकोसिस्टम इतना नाजुक है और वो भूकंप के लिहाज से इतना संवेदनशील है, क्या वो वाकई इस तरह के भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सही जगह है? वो आउटलुक वाला लेख तो इसे सबसे कम उपयुक्त जगहों में से एक बताता है। ये बहुत ही जायज सवाल है, और जब हम इसके पर्यावरणीय असर को देखते हैं तो ये चिंताएं और भी ज्यादा गहरी हो जाती हैं। हाँ, पर्यावरण वाला पहलू तो वाकई में बहुत चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि पहले फेज में ही करीब 50 वर्ग मील प्राचीन वर्षावन काट दिए जाएंगे। पेड़ों की संख्या का अनुमान वो भी कितना अलग अलग है, कहीं 8.5 लाख, कहीं 58 लाख। हाँ, और कुछ अनुमान तो 1 करोड़ पेड़ कटने तक की आशंका जता रहे हैं। 1 करोड़? और ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ पेड़ नहीं है, ये कोई मामूली जंगल नहीं है, ये एक प्राइमरी ट्रॉपिकल इकोसिस्टम है। लाखों साल के विकास का नतीजा है ये। अच्छा। और ये इलाका विश्व स्तर पर जिसे मान्यता मिली हुई है सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हाँ, सुना है इसके बारे में। उसका हिस्सा है। हॉटस्पॉट मतलब वो जगह जहां बहुत ज्यादा जैव विविधता होती है, लेकिन उस पर खतरा भी बहुत ज्यादा होता है।
और इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार का प्रस्ताव है कि हरियाणा में पेड़ लगाए जाएंगे। हाँ, हजारों किलोमीटर दूर एक बिल्कुल अलग क्लाइमेट जोन में, अलग इकोलॉजी वाले क्षेत्र में। ये तो मतलब इसकी बहुत आलोचना हुई है। लेख में एक इकोलॉजिस्ट का जिक्र है जिन्होंने इसे वैज्ञानिक रूप से हास्यास्पद और नैतिक रूप से निंदनीय कहा है। उन्होंने इसकी तुलना की है कि जैसे ताजमहल को गिराकर गुजरात में उसकी कॉपी बना दी जाए। बिल्कुल, ये तुलना अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और देखिए, जैव विविधता का नुकसान सिर्फ पेड़ों तक ही नहीं है। गलाथिया खाड़ी, जहां ये पोर्ट बनना है, हाँ, वो जगह दुनिया में जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय लेदर बैक समुद्री कछुए हैं ना, अच्छा, लेदरबैक टर्टल्स। हाँ, उनके सबसे महत्वपूर्ण घोंसले बनाने की जगहों में से एक है। शायद दुनिया में आखिरी बची कुछ जगहों में से। अब पोर्ट के लिए जब समुद्र की तलहटी खोदी जाएगी, ड्रेजिंग होगी। हाँ, उससे तो मलबा निकलेगा। बिल्कुल। और वो गाद और मलबा आसपास के जो कोरल रीफ्स हैं, मूंगा चट्टाने, और जो समुद्री घास के मैदान हैं, सी ग्रास बेड्स, उनका दम घोंट देगा। और ये जगहें समुद्री जीवन के लिए नर्सरी की तरह होती हैं। और जमीन पर क्या हाल है? वहां भी तो खतरा होगा। जमीन पर भी स्थिति बहुत गंभीर है। निकोबार मेगापोड, एक दुर्लभ पक्षी जो जमीन पर रहता है। निकोबार ट्री श्रू है, एक छोटा सा मैमल। निकोबार फ्लाइंग फॉक्स, चमगादड़ की एक प्रजाति, और केकड़ा खाने वाला मकाक, बंदर, ये सब स्थानिक प्रजातियां हैं। इंडेमिक, मतलब ये सिर्फ इन्हीं द्वीपों पर मिलती हैं और कहीं नहीं। और इस प्रोजेक्ट से इन सब के अस्तित्व पर ही खतरा आ गया है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, कई स्थानिक पौधे भी हैं। हो सकता है उनमें से कुछ तो ऐसे हों जिनके बारे में विज्ञान को भी पता भी नहीं है। वो शायद नामकरण होने से पहले ही खत्म हो जाएं। इसके अलावा ये जंगल हमें अमूल्य इकोसिस्टम सर्विसेज देते हैं, मतलब प्रकृति से मिलने वाले फायदे, जैसे कार्बन सोखना, पानी के साइकिल को रेगुलेट करना, तटों को सुनामी जैसी आपदाओं से बचाना, वहाँ के क्लाइमेट को ठीक रखना। इनका कोई सीधा आर्थिक मूल्य लगाना मुश्किल होता है, पर ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। तो मतलब इन जंगलों को काटा तो भारी मात्रा में कार्बन हवा में जाएगा, बारिश का पैटर्न बिगड़ सकता है, और सुनामी जैसे खतरों से जो प्राकृतिक बचाव मिलता था वो कमजोर हो जाएगा। हाँ। और इन सेवाओं का जो नुकसान होगा, क्या वो प्रस्तावित पोर्ट से होने वाली कथित कमाई से पूरा हो पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और पर्यावरण के नुकसान के साथ साथ इंसानी नुकसान का पहलू वो भी उतना ही गंभीर है। हाँ, बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का नहीं, बल्कि पूरी की पूरी इंसानी संस्कृतियों का भी गला घोंट सकता है। ये द्वीप 2 आदिवासी समुदायों का घर है, निकोबारी और शोम्पेन। शोम्पेन, उनके बारे में मैंने पढ़ा है, उनकी स्थिति ज्यादा नाजुक है शायद। बहुत नाजुक। उनकी संख्या 300 से भी कम बताई जाती है। वे दुनिया के सबसे अलग थलग रहने वाले समुदायों में से हैं। भारत सरकार ने उन्हें PVTG यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का दर्जा दिया है। अच्छा, PVTG, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि वो विकास के पैमाने पर बहुत पीछे हैं। उनकी आबादी या तो घट रही है या स्थिर है, और उनकी तकनीक भी बहुत पुरानी, मतलब प्री एग्रीकल्चरल लेवल की है। वे सेमी नोमैडिक हैं, हंटर गैदरर, मतलब शिकार और जंगल से चीजें इकट्ठा करके गुजारा करते हैं, एक जगह टिक कर नहीं रहते। और जो बाहरी दुनिया की आम बीमारियां हैं ना, जैसे सर्दी जुकाम, उनके प्रति भी उनमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है। उनका पूरा अस्तित्व जंगल के संसाधनों पर और बाहरी दुनिया से अलग थलग रहने पर टिका है। और निकोबारी समुदाय, हालांकि वो कुछ हद तक मेन स्ट्रीम से जुड़ा है, फिर भी उनकी आजीविका, उनकी संस्कृति, वो जंगल और समुद्र पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अब सोचिए, इस छोटे से द्वीप पर जब 3.5 लाख बाहरी लोग आकर बसेंगे, तो इन मूल निवासियों का क्या होगा? हाँ, ये तो विनाशकारी हो सकता है। बिल्कुल। उन्हें अपनी जमीन छोड़नी पड़ सकती है, विस्थापन का खतरा है, बाहरी लोगों से नई बीमारियां फैलने का डर है, जिनके लिए उनके शरीर में कोई बचाव नहीं है। उनके खाने पीने, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के साधन छिन जाएंगे। और जो भारी संस्कृति का इतना बड़ा दबाव आएगा, उसमें उनकी अपनी भाषा, उनकी परंपराओं, उनका पूरा जीवन जीने का तरीका, वो सब खत्म हो सकता है। सर्वाइवल इंटरनेशनल जैसे संगठन तो कह रहे हैं कि इससे शोम्पेन लोग विलुप्त भी हो सकते हैं। लेख में तो इसे सांस्कृतिक नरसंहार तक कहा गया है। हाँ, ये बहुत गंभीर आरोप है। ये वाकई डरावनी तस्वीर है। क्या इन समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं है हमारे देश में? कानून तो है, लेकिन लेख बताता है कि शायद उनका ठीक से पालन नहीं हुआ। जैसे वन अधिकार अधिनियम है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। हाँ, FRA, जो आदिवासियों को उनकी पारंपरिक वन भूमि पर अधिकार देता है। उसके तहत
किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उनकी फ्री, प्रायर और इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति जरूरी है। जरूरी है। इसी तरह पैसा एक्ट है 1996 का, जो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं से सलाह मशवरा जरूरी बनाता है। संविधान की 5वीं अनुसूची भी आदिवासी जमीन को गैर आदिवासियों को ट्रांसफर होने से बचाती है। तो फिर इन कानूनों का क्या हुआ? इन्हें लागू क्यों नहीं किया गया ठीक से? आरोप यही है कि प्रक्रिया में मतलब प्रोसीजर में हेरफेर करके इन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। जो पब्लिक हियरिंग या जन सुनवाई होनी चाहिए थी, वो या तो बिना पूरी जानकारी दिए हुई या ऐसी भाषाओं में हुई जो स्थानीय लोग समझते ही नहीं। अच्छा। और जो संस्थाएं हैं जैसे जनजातीय मामलों का मंत्रालय है या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिनकी जिम्मेदारी है इन अधिकारों की रक्षा करना, उनकी चेतावनियों और आपत्तियों को भी कथित तौर पर अनदेखा कर दिया गया। और ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर कोई असहमति जताता है या पर्यावरण को लेकर चिंताएं उठाता है तो उसे विकास विरोधी या यहाँ तक कि राष्ट्र विरोधी भी कह दिया जाता है। हाँ, ये ट्रेंड आजकल दिख रहा है। ये तो शासन के नजरिए पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। अच्छा, ये तो हुई पर्यावरण और सामाजिक चिंताएं। लेकिन एक और बड़ा खतरा है जिसका जिक्र लेख में है, भूवैज्ञानिक खतरा जी, जियोलॉजिकल रिस्क। हाँ, और ये बहुत ही खतरनाक पहलू है। लेख इसे भूकंपीय पागलपन या साइज्मिक मैडनेस कहता है। सीज्मिक मैडनेस। हाँ, देखिए, ग्रेट निकोबार द्वीप ठीक उस जगह पर है जहां इंडियन और बर्मीज टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। ये वही फॉल्ट लाइन है जिसने 2004 में वो विनाशकारी हिंद महासागर का भूकंप और सुनामी पैदा किया था। ओह, 2004 वाला। हाँ, जिसमें 2,30,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और उस सुनामी ने इस द्वीप के भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया था। तो क्या मतलब वो खतरा अभी भी है? बिल्कुल है। हाल के सालों में भी निकोबार द्वीप समूह के आसपास लगातार भूकंपीय गतिविधियां दर्ज होती रही हैं। छोटे छोटे भूकंपों के झुंड आते हैं जिन्हें स्वॉर्म्स कहते हैं, और वहां संभावित ज्वालामुखीय हलचल की भी चेतावनियां दी गई हैं। ये इलाका जियोलॉजिकली बहुत अस्थिर है। और ऐसी जगह पर 3.5 लाख लोगों को बसाने की योजना है। क्या उनके लिए कोई इमरजेंसी प्लान है? कोई सुरक्षित निकालने की योजना अगर कोई आपदा आ जाए तो? लेख के मुताबिक ऐसी कोई भरोसेमंद योजना मौजूद नहीं है। सोचिए, इतनी बड़ी आबादी को दुनिया के सबसे एक्टिव सीज्मिक जोन्स में से एक में बसाना और फिर उन्हें सुनामी जैसे खतरों से बचाना, इसके लिए जो इंतजाम करने होंगे उनकी लागत आसमान छू लेगी और फिर भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी। ये तो एक तरह से लाखों जिंदगियों को दांव पर लगाने जैसा हुआ एक दिखावटी प्रोजेक्ट के लिए। लेख तो यही कहता है। ये तो सीधे सीधे शासन की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता है कि क्या पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी कुछ और है? और ये हमें लाता है शासन की प्रक्रियाओं पर, गवर्नेंस प्रोसेस पर। जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है उस पर भी बहुत सवाल हैं। जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, पर्यावरणीय मंजूरी, जिसमें आमतौर पर सालों लगने चाहिए, बहुत गहन स्टडी होनी चाहिए, EIA वगैरह, हाँ, वो कुछ ही महीनों में दे दी गई। जन सुनवाई, जैसा हमने पहले कहा, वो कथित तौर पर बस नाम के लिए हुई। जो वैज्ञानिक आपत्तियां थीं उन्हें दबा दिया गया। जो एक्सपर्ट कमिटीज होती हैं जैसे एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी EAC या नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL, जिनका काम ही है पर्यावरण की रक्षा करना, उन पर आरोप है कि वो बस रबर स्टैम्प बनकर रह गई। तो ये एक पैटर्न सा नजर आ रहा है। एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस करो, क्लियरेंस फटाफट लो, और जो आलोचना करे उसे चुप कराओ। हाँ, लेख का तर्क यही है कि ये शासन का एक ऐसा मॉडल दिखाता है जो सब्सटेंस के बजाय दिखावे को, डेमोक्रेटिक डिस्कशन के बजाय ऑथोरिटेरियन फैसलों को और सावधानी के बजाय प्रोपेगेंडा को ज्यादा महत्व देता है। और इन सब पर्यावरणीय, सामाजिक और भूवैज्ञानिक जोखिमों के बाद अब सवाल आता है इसके आर्थिक पहलू का, इकोनॉमिक्स का। क्या ये प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से उतना फायदेमंद है जितना बताया जा रहा है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है, खासकर UPSC एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस समझना होता है। हाँ, प्रोजेक्ट की लागत बताई जा रही है 72,000 से 81,000 करोड़ के बीच, मतलब लगभग 9 से 10 बिलियन डॉलर। काफी बड़ी रकम है। और अकेले पोर्ट की जो कुल क्षमता प्लान की गई है वो 16 मिलियन TEU है। TEU मतलब 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, कंटेनर नापने की इकाई। पहले फेज में 4 मिलियन TEU। अब इसकी तुलना जरा मौजूदा बड़े पोर्ट से करते हैं। सिंगापुर ने हाल के 1 साल में करीब 40 मिलियन TEU से ज्यादा हैंडल किया।
कोलंबो ने लगभग 8 मिलियन TU। और भारत के अपने जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं, हाँ, उनकी कुल कैपेसिटी 2023-24 में करीब 1630 मिलियन टन प्रति वर्ष MTPA थी, लेकिन उन्होंने हैंडल किया सिर्फ 855 मिलियन टन, यानी लगभग 52% कैपेसिटी ही इस्तेमाल हुई। और अगर सारे पोर्ट्स मिला दें, मेजर और नॉन मेजर, तो कैपेसिटी और भी ज्यादा है, जिसका उपयोग और कम है। तो सवाल यह है कि क्या हमें वाकई एक और इतने बड़े पोर्ट की जरूरत है, वो भी इतनी संवेदनशील जगह पे, जब हमारी अपनी मौजूदा क्षमता ही पूरी इस्तेमाल नहीं हो पा रही। इसकी आर्थिक व्यावहारिकता पर तो गंभीर संदेह उठते हैं। बिल्कुल, कोई विस्तृत कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या डिजास्टर रिस्क असेसमेंट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। अच्छा। जो स्वतंत्र पर्यवेक्षक है, उनका मानना है कि प्रोजेक्ट की जो कैपिटल कॉस्ट है, शुरुआती लागत, उसे कम करके बताया गया है, अंडर एस्टिमेट किया गया है। और साथ ही इतनी दूर जगह पर ऑपरेट करने की लागत, भूकंप सुनामी से बचाव के इंतजाम करने की लागत और एक बिल्कुल नए अनटेस्टेड माहौल में काम करने के जो जोखिम है, उन्हें बहुत कम करके आंका गया है, ओवरलुक किया गया है। और कमाई का अनुमान? दूसरी तरफ जो रेवेन्यू के अनुमान है, वो बहुत ज्यादा आशावादी लगते हैं। ये देखते हुए कि सिंगापुर और कोलंबो जैसे स्थापित प्लेयर्स का मार्केट शेयर कितना बड़ा है और कई दूसरे टर्मिनल भी बन रहे हैं रीजन में। तो सीधे शब्दों में कहें तो इतना पैसा लगाकर करीब 75-80 हजार करोड़ खर्च करके ऐसी क्षमता बनाना जो शायद मौजूदा प्लेयर्स के ट्रैफिक से मुकाबला करने में भी संघर्ष करे और साथ में भारी ऑपरेशनल कॉस्ट और डिजास्टर प्रूफिंग कॉस्ट भी झेलनी पड़े, क्या इससे इतनी कमाई हो पाएगी कि लागत भी निकल जाए? मुश्किल लगता है। और जो अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय और सामाजिक नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई की तो बात ही नहीं हो सकती। हाँ, वो तो है ही। और फिर वो लॉन्ग टर्म नुकसान है जिन्हें कोई इकोनॉमिक कैलकुलेशन पकड़ ही नहीं पाती। ग्रेट निकोबार के जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी का, आनुवंशिक विविधता का एक ऐसा खजाना है जिसे आप दोबारा बना ही नहीं सकते। दुनिया की आधी से ज्यादा जमीनी प्रजातियां ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहती हैं और उनमें से ज्यादातर के बारे में तो हम जानते भी नहीं हैं अभी। हर एक प्रजाति, चाहे वो पौधा हो या जानवर, वो भविष्य की दवाओं का या किसी और काम की चीज का सोर्स हो सकती है। सोचिए, मलेरिया की दवा कुनीन हो या कैंसर के इलाज में काम आने वाली विनक्रिस्टिन, ये सब हमें ऐसी प्राकृतिक माहौल से मिली हैं। हाँ, इन जंगलों को खत्म करना तो एक पूरी मॉलिक्यूलर लाइब्रेरी को जलाने जैसा है, इससे पहले कि हम उसे पढ़ भी पाएं। बिल्कुल। और जो अनोखे जीव जंतु हैं वहां के, वो केकड़ा खाने वाला मकाक, निकोबार फ्लाइंग फॉक्स, ट्री श्रू, अगर वो विलुप्त हो गए तो भविष्य में जेनेटिक और बायोमेडिकल रिसर्च के कई रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हम कुछ दशकों के संदिग्ध फायदे के लिए लाखों सालों के नेचुरल एवोल्यूशन को मिटा रहे हैं। ये एक तरह का इकोलॉजिकल डेट है, पारिस्थितिक कर्ज, जो हम आने वाली पीढ़ियों पर छोड़कर जा रहे हैं। क्या इसका कोई विकल्प नहीं था? मतलब अगर भारत को वाकई और पोर्ट कैपेसिटी चाहिए या अंडमान निकोबार में स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ानी है, तो क्या कोई और रास्ता नहीं था? विकल्प तो सुझाए गए हैं, लेख में भी जिक्र है। भारत की मुख्य भूमि पर ही कई पोर्ट्स हैं, जैसे केरला में विजिंजम है या तमिलनाडु में इन्नौर, उड़ीसा में पारादीप, जिन्हें शायद कम पर्यावरणीय कीमत पर और ज्यादा आर्थिक समझदारी से विकसित किया जा सकता था या किया जा रहा है। अच्छा। और अगर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ही मजबूत करना था, तो वो शायद उन इलाकों में भी हो सकता था जो पहले से ही थोड़े डिस्टर्ब्ड है, बिना प्राचीन जंगलों और संकटग्रस्त आदिवासी संस्कृतियों को मिटाए। लेकिन इसके लिए जाहिर है तर्कसंगत पॉलिसी मेकिंग, वैज्ञानिक विनम्रता और नैतिक संयम की जरूरत होती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये परियोजना विकास के एक खास मॉडल और पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक सम्मान और वैज्ञानिक तर्क के बीच एक गहरे टकराव को दिखाती है। स्रोत लेख तो इसे भारत की आत्मा की परीक्षा की तरह देखता है। हाँ, कि क्या भारत एक ऐसा देश बनना चाहता है जो तात्कालिक और शायद संदिग्ध लाभ के लिए अपनी अनमोल प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को रौंद दे, या वो जो संयम, दूरदर्शिता और अपनी धरोहर को सहेजने की क्षमता से अपनी प्रगति को मापता है। और यहीं पर वो अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न आता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, खासकर हमारे नीति निर्माताओं को और भविष्य के प्रशासकों को, जैसे UPSC एस्पिरेंट्स। हाँ। कि विकसित भारत या विकसित भारत का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ स्केल है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, विशाल प्रोजेक्ट्स और आंकड़ों का खेल है, या इसमें हमारी जो अमूल्य, इररिप्लेसेबल प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत है, उसका सम्मान और उसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट भी शामिल है? ये बहुत गहरा सवाल है।
यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और हमारे सभी जागरूक श्रोताओं से हमारा अनुरोध है कि इस गंभीर मुद्दे पर अपनी राय, अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ये विषय न केवल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि एक नागरिक के तौर पर भी हमारी समझ और हमारी भागीदारी की मांग करता है। बिल्कुल। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा आप तक पहुंचती रहे। ऐसी परियोजनाओं का लगातार गहराई से और आलोचनात्मक मूल्यांकन करते रहना हमारे सामूहिक भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इतिहास याद रखेगा कि हमने क्या चुना।